नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आज देश के सियासी पटल पर दोस्तों दो तस्वीरें चर्चा में रही हैं। एक तस्वीर है योद्धा राहुल की और दूसरी तस्वीर है रोते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम पहुंची हुई है और यहां की बीजेपी सरकार के अड़ियल रवैये के बावजूद राहुल गांधी और उनके साथ चलने वाले सभी यात्री अपने सफर को जारी रखे हुए हैं। राहुल गांधी ने आज ब्रह्मपुत्र नदी में नाव की सवारी की। जरा उस तस्वीर को भी सामने ले आइए। देखिए, नाव पर माजुली द्वीप तक राहुल नाव से ही गए। नाव पर खड़े हुए राहुल की इस तस्वीर को जो आप सामने देख रहे हैं, नाव पर खड़े राहुल गांधी, इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर को कांग्रेस ने पोस्ट किया है और उन्हें न्याय योद्धा कहा है। राहुल गांधी का ये नया अंदाज एक बार फिर लोगों के दिलों पर छा गया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री की रोती हुई जो तस्वीर है और वीडियो आज चर्चा में है। मौका था दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को घर देने का। इस कार्यक्रम के लिए मोदी आज महाराष्ट्र के सोलापुर में थे और वहां अपने भाषण के बीच में मोदी ने रुककर पानी पिया, फिर रूंधे हुए गले से कहा कि काश उन्हें भी ऐसे घर में रहने का मौका बचपन में मिला होता। आइए जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, क्या आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। तो देख रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये पहली बार नहीं है जब मोदी अपनी गरीबी का दुखड़ा बताकर सार्वजनिक तौर पर रोए हों, बल्कि अमेरिका की अपनी यात्रा में मोदी ये बताते हुए रोने लगे थे। आप याद कीजिए कि उनकी मां को पड़ोसियों के घर में बर्तन मांजने पड़ते थे। हालांकि इसकी कहीं कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है कि क्या वाकई मोदी की माताजी को बर्तन मांजकर घर चलाना पड़ता था। प्रमाण तो उनके चाय बेचने के भी नहीं है दोस्तों, लेकिन जिस चीज से वोट हासिल करने में आसानी हो, मोदी उसको अच्छे से भुनाते हैं। आज का उनका रोना भी ऐसा ही था। यह भी अजीब बात है कि अपने दर्द और गरीबी को याद करने वाले मोदी जब करोड़ों के जहाज और गाड़ी में चलते हैं, महंगे कपड़े और घड़ियां पहनते हैं, तब उनके 5 किलो मुफ्त अनाज लेने वालों की हालत देखकर रोना उन्हें नहीं आता। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बांटते वक्त मोदी को मणिपुर में बेघर कर दिए गए लोगों की हालत देखकर भी रोना नहीं आता। गौर करने वाली बात यह भी है कि मोदी को एक लंबे अरसे बाद रोना आया है और वो भी तब जब चुनाव नजदीक हैं। खैर, मोदी के आंसू लोगों के दिल पिघलाते हैं या लोगों में नया गुस्सा जगाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। वैसे बीजेपी की कमजोरियों पर अब इंडिया की ताकत भारी पड़ने लगी है। इंडिया गठबंधन के दल सीट बंटवारे पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और रालोद राष्ट्रीय लोकदल के बीच भी समझौता हो गया है और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने समझौते के बाद जयंत चौधरी के साथ अपनी फोटो शेयर करके एक्स पर लिखा है कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं, जुट जाएं। ये अपनी दोनों की तस्वीर और यहां ये आप देख रहे हैं अखिलेश यादव का ट्वीट एक्स पर पोस्ट। वहीं इस पोस्ट पर जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, क्या कुछ लिखा है देखिए जरा। लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों के रक्षा के लिए सदैव तत्पर
हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है अपने क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए कदम मिलाकर आगे बढ़ें। ये लिख रहे हैं जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता। इधर बिहार में भी आज तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार के घर जाकर, यानी बाप बेटा लालू और तेजस्वी आज नीतीश कुमार के घर गए और वहां मुलाकात की। इसमें भी सीट शेयरिंग पर चर्चा की खबरें हैं। तो इंडिया गठबंधन फूट की सारी अटकलों को खारिज करता हुआ आगे बढ़ रहा है। उधर राहुल गांधी का काफिला भी आगे बढ़ता जा रहा है। आज राहुल गांधी ने श्री श्री औनियाती सत्र के दर्शन किए और ट्वीट किया कि आज असम में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव की यात्रा कर श्री श्री औनियाती सत्र के दर्शन के लिए पहुंचा। यह आप ट्वीट देख रहे हैं, दर्शन के लिए पहुंचा। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शंकर देव जी की भूमि असम हमें सभी को साथ लेकर चलने का जीवन दर्शन सिखाती है। ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। ऐसी महान संस्कृति को नजदीक से जानने और समझने का मौका पाकर संतोष प्राप्त हुआ। ये राहुल गांधी ने अपनी कुछ तस्वीरें और श्री श्री औनियाती सत्र के दर्शन के बाद ये तमाम बातें राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों तक पहुंचाई हैं। न्याय की मशाल लेकर निकलने वाले राहुल असम में जिस तरह मोहब्बत, साथ लेकर चलने का जीवन दर्शन और डरो मत के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे बीजेपी में घबराहट नजर आ रही है। दोस्तों, मोदी जी भले बचपन के घर के सपने को याद करके आज रोए हों, लेकिन क्या इसके पीछे पीएम आवास से निकल जाने का डर दिख रहा है मोदी जी को? क्या कांग्रेस और इंडिया के आगे कमजोर पड़ रही है बीजेपी? क्या राहुल गांधी के आगे बेबस हो गए हैं मोदी जी? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच एक तरफ आप रोते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें देख चुके हैं, कई भाषण आप सुन चुके हैं। लंबा अंतराल इसलिए है क्योंकि अब 24 का चुनाव नजदीक है और इस चुनाव से पहले आज मोदी जी रोते हुए नजर आए। राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश हैं, आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज अपने जो वक्तव्य, जो भाषण दिए, उन भाषणों के भी कुछ अंश आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। फिर हिमंता बिस्व शर्मा की बात न करें तो असम का दौरा जो आज का है, कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये जो दौरा है वो शायद पूरा ना हो। लेकिन पहले सुनते हैं, देखते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख ही रहे हैं। पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या कुछ, सुनिए। आप जानते हैं ये हमारे आदिवासी भाई हैं, बाकी लोग हैं, आप जानते हैं कि आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपका जो इतिहास है उसको मिटाया जा रहा है और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा जो आपका है, चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, वो किसी ना किसी बहाना बनाकर आपके हाथ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच्चाई है, पूरे देश में सच्चाई है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी और वनवासी में आप फर्क जानते हो? जानते हो फर्क? कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं। आदिवासी शब्द का मतलब जानते हो? आदिवासी मतलब जो सबसे पहले नागरिक था। आदिवासी मतलब वो व्यक्ति जो इस धरती पे सबसे पहले आया था, वो आप लोग हो। वनवासी का मतलब वो व्यक्ति जो जंगल में रहता है। बीजेपी चाहती है कि आप जंगल में रहो, आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना जाएं, अंग्रेजी ना पढ़ें, बिजनेस ना चलाएं। हम चाहते हैं कि जो आपका है वो आपको वापस लौटाया जाए। आपकी जमीन है, आपका जल है, आपका जंगल है, वो आपके हाथों में फिर से वापस दिया जाए। इसीलिए हमने हम पैसा कानून लाए, ट्राइबल बिल लाए और पूरे हिंदुस्तान में जो आपकी जमीन है, जो आपका हक है, वो हमने आपको वापस देने की कोशिश की। ये विचारधारा की लड़ाई है और इसीलिए हम इस भारत जोड़ो यात्रा में चले।
तो विचारधारा की लड़ाई और इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले हुए हैं। आदिवासी, बनवासी और गरीबों के, दलितों के, वंचितों की बातें, अल्पसंख्यकों की बातें करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं तमाम इस यात्रा के दौरान। आप देखेंगे तो चाहे वो मणिपुर हो, नागालैंड हो या असम हो, अब असम से अरुणाचल प्रदेश की ओर ये यात्रा जा रही है और उसके बाद फिर असम में प्रवेश करेगी दोबारा, जहां 6 दिन और रहेगी। यानी टोटल असम में 8 दिनों का प्लान है और आखिरी पड़ाव गुवाहाटी का, जहां के लिए धमकी मिल चुकी है हिमंता विश्व शर्मा से। कल ही आपने सुन लिया था। लेकिन हिमंता विश्व शर्मा की बात करें उससे पहले राहुल गांधी की एक बात और आप तक पेश करना चाहता हूं। जब कल राहुल गांधी सीधे हिमंता विश्व शर्मा को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो हैं वो हिंदुस्तान के, यानी देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। जरा उसको सुन लेते हैं। और उसके बाद, तुरंत बाद, जयराम रमेश ने आज इसी मसले को लेकर अपनी बात रखी है। भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों, चलिए पहले जयराम रमेश को सुन लेते हैं। जयराम रमेश ने जो अपनी बात रखी है, भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों की बात यहां क्यों हो रही है, क्यों कांग्रेस पार्टी सीधा हमला या कहें तो तीखा हमला कर रही है हिमंता विश्व शर्मा पर, इसकी चर्चा भी आज हम करेंगे। पहले जयराम रमेश को सुनते हैं। असम के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशानी में हैं। और जहां तक कि कांग्रेस की बात होती है और राहुल जी की बात होती है, असम के मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और बेकार की चीजें बोलते हैं। जिस तरीके से असम समाज के हर वर्ग ने राहुल जी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया है, भरपूर स्वागत किया है, उत्साहजनक स्वागत किया गया है, इससे असम के मुख्यमंत्री बौखलाए गए हैं, परेशानी में हैं और बेकार की बातें कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री, किस बात से डरे हुए हैं मुख्यमंत्री। डरो मत मुख्यमंत्री जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और 6 दिन असम में चलेगा, कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकता। आप बदनाम करो, इल्जाम लगाओ, कुछ भी करो, कार्रवाई करो, आप लोगों को रोको सड़कों पर आने से। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले 6 दिन, कल अरुणाचल प्रदेश छोड़कर 25 तारीख तक हम असम में रहेंगे। तो मैं असम के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, डरो मत हिमंता, भय नकरिबा हेमंत, भय नकरिबा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने असम के राजनीति में एक भारी परिवर्तन लाया है सिर्फ 2 दिन में, और इससे साफ हो गया है कि असम की जनता, महिला, युवा, बुजुर्ग, असम के हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय, हर भाषा, सब लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इन्होंने भरपूर। तो आखिर ये डरो मत की बात यहां क्यों कह रहे हैं जयराम रमेश, आप समझ सकते हैं। कल ही इसी कार्यक्रम में हम लोग हिमंता विश्व शर्मा के उस बाइट को, उस बयान को भी सुन रहे थे, जब वो कह रहे थे कि गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है, उनका सरनेम तक ओरिजिनल नहीं है, ये तमाम बातें वो कह रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी ने सीधा पलटवार किया था, बहुत ही तीखा वार, और सीधा पहली बार हिमंता विश्व शर्मा का नाम लेते हुए, सीएम कहते हुए, उनके परिवार पर हमला करते हुए राहुल गांधी नजर आए थे। पहले उसको सुन लेते हैं। राहुल गांधी ब्रह्मपुत्र नदी का सफर तय कर रहे थे आज, और उन्होंने आज वहां के जो एक अलग वर्ग है, एक अलग समूह है, जिसको बीजेपी के लोग बनवासी कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि आप बनवासी नहीं बल्कि आप आदिवासी हो, उनको भी आज राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान
संबोधित किया था, जिसे अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। जरा इस बात को सुनने के बाद, अभी राहुल गांधी के कल की बाइट को सुनने के बाद सीधे चलते हैं अपने दोस्तों के बीच, जो पैनलिस्ट साथियों के बीच चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोना क्यों आया। पहले सुनते हैं राहुल गांधी को। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है, क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। तो ये हैं राहुल गांधी जो सीधा हमला कर रहे थे, और ये बातें इसलिए, जयराम रमेश को भी आज आपने सुना, ये तमाम बातें इसलिए यहां पर, इसके अलावा कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वहां असम में, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी सीधा हमला किया था वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर। आखिर ऐसी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीधी धमकी दे दी है कि अगर आप गुवाहाटी शहर में इस यात्रा को लेकर आएंगे तो हम आपके ऊपर केस करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे और उसके बाद 2-3 महीने बाद आपको गिरफ्तार कर लेंगे। सवाल यह भी उठता है कि आखिर 2-3 महीने बाद गिरफ्तार क्यों करेंगे आप? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि गिरफ्तार करना है तो अभी कर लो। आज ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहां से दूर, असम से दूर, उधर सोलापुर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोते हुए नजर आए। पहले वो पानी पीते हैं, फिर रुंधे हुए। हालांकि पहले, अभी तक रोने के बाद लोग थोड़ा पानी, जब गला रुंध जाता है तो पानी पीते हैं, लेकिन ये कौन सी रुलाई है, कैसा रोना है कि आप पानी पीने के बाद रोने लगते हैं? यह भी गजब का मामला कहा जा सकता है। लेकिन भावुक प्रधानमंत्री हैं, उनकी भावनाओं को आहत करना हम नहीं चाहते हैं और उनकी भावनाओं को इस राजनीति से जोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे हम, क्योंकि वो एक राजनेता हैं। और जब प्रधानमंत्री की हम बात करेंगे तो राजनीति की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या राहुल गांधी की चुनौती के कारण प्रधानमंत्री परेशान हैं, बेबस हैं, इसलिए रोना आ गया? या सचमुच प्रधानमंत्री को अपने बचपन की याद आई और वहां बहुत सारी बातें तो पीएम ने पहले भी कही हैं। वो अब्बास नाम का भी कोई आता था अलीपुर से, ताले चाबी, ये सब भी बातें हुई थी। उस समय इनके पिताजी से कुछ अच्छा रिश्ता था, वो अपने पैसे और बहुत सारी चीजें रख के चला जाता था 3-3 महीने के लिए। क्या उस समय प्रधानमंत्री के पास घर नहीं था? ये सवाल भी पूछा जा सकता है। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि आखिर घर नहीं था तो क्या था आपके पास? कहां रहते थे आप? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और समझेंगे कि क्या ये जो रोना है वो चुनाव के कारण है। ये भी सवाल है, तीखा सवाल है, लेकिन जरूरत इसलिए है आज क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, तो उसी 56 इंच के सीने के साथ देश के सामने, हर चुनौतियों के सामने, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ही रोने लगे तो देश की जनता क्या करेगी? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ अनिल सिन्हा साहब हैं, प्रेम कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम, और आने वाले समय में ऐसे ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होते रहेंगे। इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी नई चुनौतियां रोज पेश कर रहे हैं बीजेपी के सामने। और दूसरी तरफ आप देखिए तो इंडिया गठबंधन को लेकर जितनी बातें बीजेपी ने फैलाई थी
कि इनके अंदर खाने टूट है, अंदर खाने बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके कारण ये पहले ही बिखर जाएंगे। उनका जो एक मीडिया का धड़ा जो लगातार उनके पक्ष में खबरें चलाता रहता है, वो भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मीडिया फेल हो जाए और भविष्यवाणियां फेल हो जाए तो आगे फिर होगा क्या? उस मीडिया को बहुत नजदीक से देखते हैं हमारे साथी प्रेम कुमार जी, कई बार उसी मीडिया पे जाते हैं डिबेट्स में। इनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, हमले झेलने पड़ते हैं इनके विचारों पर, पलटवार, और वैसे पलटवार जिसका जवाब देने से पहले शायद प्रेम कुमार जी सोचते होंगे कि किस मूर्ख से पाला पड़ा है। लेकिन फिर भी यहां थोड़ा बुद्धिजीवियों की चर्चा और बुद्धिजीवी अंदाज में ही करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं प्रेम कुमार जी आपसे ही कि इधर राहुल गांधी जो तस्वीर है एक योद्धा की तरह नाव पर सवार खड़े, वो तस्वीर आप देखिए जरा, ले आइए बीच में राहुल गांधी को, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रो रहे हैं। इन दोनों एक ये तस्वीर, दोनों तस्वीरों को आप देखेंगे तो साफ समझ में आता है कि कुछ तो हो रहा है इस देश में। आखिर वो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है प्रेम कुमार जी, यही आपके जरिए समझने की कोशिश करता हूं। जी शुक्रिया राजीव जी। मैं याद दिलाना चाहता हूं उस प्रकरण को जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत जगहों पर जिसका उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, कहते हुए कि वो राहुल गांधी के पास गए थे, उनको मिलने का समय मिला, लेकिन राहुल गांधी बात करते रहे और राहुल गांधी आपकी आवाज थोड़ी हो गई, शायद माइक हट गया। माइक देखिए, माइक आपकी आवाज आ रही है कि नहीं? जी अब आ रही है, बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं वो किस्सा जिसमें राहुल गांधी के पास जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और वो कुछ बोलते हैं और बताते हैं कि राहुल गांधी कुत्ते को खिलाने में बिजी थे, उनकी वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब बात समझ में देश के सामने आ रही है कि राहुल गांधी कुत्ते को प्राथमिकता दे रहे थे, हेमंत बिस्वा शर्मा को नहीं, तो क्यों? इसका आंसर अब जाकर के मिल रहा है। तो प्राथमिकता राहुल गांधी को पता है कि किसको देना चाहिए। ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जिन्होंने उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करते समय राहुल गांधी का पिता कौन है जैसे गंदे सवाल उठाए थे, फिर भी चुनाव आयोग ने उनको कुछ नहीं किया, प्रशासन ने उनको कुछ नहीं किया। आज राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है। क्यों? क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने निर्देश दे रखा है कि शहर में नहीं घुसने देंगे। एक आजाद हिंदुस्तान है ये। जब गुलाम हिंदुस्तान था तब भी किसी को कहीं प्रदर्शन करने, जुलूस करने से रोका नहीं गया था। आज इस हिंदुस्तान में अगर मुख्यमंत्री कहता हो कि हम शहर में हम जुलूस को निकलने नहीं देंगे, गुजरने नहीं देंगे, तो इससे अनडेमोक्रेटिक कुछ नहीं हो सकता। इसे चुनौती के रूप में लिया राहुल गांधी ने और उन्होंने कहा कि हम घुसते हैं, तुमको जो करना है कर लो। और जब सड़क पर नेता उतरता है तो वो धारा 144 की परवाह करके नहीं उतरता है, एफआईआर के डर से रुक जाने के लिए नहीं उतरता है, जेल का डर सोच करके नहीं उतरता है। और राहुल गांधी उस परंपरा से आते हैं, उस खानदान, उस विरासत से आते हैं जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9 साल जेल में बिताए, मिनिमम 12 दिन और मैक्सिमम 1000 से ज्यादा दिन तक वो जेल में रहे और उनका पूरा परिवार जेल में रहा। क्या पत्नी, पिता, बेटी, दामाद से लेकर के बहनोई सब लोग जेल में रहे। कोई ऐसा परिवार नहीं मिलेगा। राहुल गांधी उस परंपरा से आते हैं जहां उनकी दादी शहीद हुई, जहां उनके पिता शहीद हुए, सब देश के लिए शहीद हुए। ये एफआईआर से डर जाएंगे क्या? इनको कोई एफआईआर से डरा लेगा? तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जिसको देख करके कुत्ते को बिस्किट खिलाना प्रायोरिटी होती है, वही हो सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता। तो राहुल गांधी ने प्रॉपर एक जवाब दिया है राजनीतिक रूप से, और जो जनता उमड़ रही है उस रैली में उनके साथ, इससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है। और जो नफरत, राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत और भ्रष्टाचार ये दोनों
हेमंत बिस्वा शर्मा के पास है। नफरत के राजनीति करके वो सत्ता हासिल करते हैं और सत्ता से वो फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो नफरत के खिलाफ जब ये यात्रा निकली है तो निश्चित तौर पर मोहब्बत बांटते हुए निकली है। तो लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच है, तो भ्रष्ट लोग डरेंगे। जो नफरत के आधार पर सत्ता हासिल करते हैं वो कमजोर होंगे, और यही इस यात्रा का डर पूरे भारतीय जनता पार्टी को, हेमंत बिस्वा शर्मा तो शुरुआत है, पूरे भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। आपको याद होगा जब पहली बार राहुल गांधी यात्रा पर निकल रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा पर, पुलिस पहुंच गई थी राहुल गांधी के घर, पुलिस पहुंच गई थी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने से कुछ महिलाएं मिलने आई थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने बताया था कि उनके ऊपर दुष्कर्म हुआ है, पुलिस सुन नहीं रही है, तमाम बातें। तो पुलिस पहुंच गई ये पता लगाने की वो कौन महिला है, जबकि महिला पुलिस के दरवाजे ठकठका कर थक गई थी। वहां पुलिस को जाना जरूरी नहीं लगा, वो राहुल गांधी के घर गई, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा उनको रोकना था। एक बच्चा जुलूस में था, इसलिए मानवाधिकार के नोटिस आने लग गए थे। ये सारे हमने पहली भारत जोड़ो यात्रा में देखी है। और दूसरी यात्रा जब शुरू हो रही है तो आप समझिए, पहले भारत जोड़ो यात्रा में कोई हिंसा नहीं हुई, दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अब तक मणिपुर जैसे इलाके से गुजर गई, नागालैंड से गुजर गई और असम में खड़ी है। आपकी आवाज माइक प्लीज माइक जी। क्योंकि ये मोहब्बत बांटने वाली यात्रा है। आपको ध्यान होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो यात्रा निकाली थी, पूरे देश से में यात्रा गुजरी, सैकड़ों दंगे हुए, हजारों लोग इस दंगे के शिकार हुए, घर जलाए गए, जाने गई। ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की यात्रा थी, जिसको लालू प्रसाद यादव जी ने गिरफ्तार किया था, रोक दिया था। उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क समझिए। उस यात्रा से आम आदमी दहल गया था दंगे के कारण, इस यात्रा से दहल रही है बीजेपी, जो नफरत फैलाने की दोषी होती है। इस यात्रा से आम आदमी नहीं दहला है, आम आदमी प्रसन्न है, वो सड़क पर निकल रहा है, वो इस्तकबाल कर रहा है राहुल गांधी का। ये बड़ा फर्क है, राजनीतिक संदेश भी यहीं छिपा है। और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं, और आंसू तो गिरेंगे, आंसू गिरेंगे। ये आंसू जो गिर रहे हैं ये घड़ियाली आंसू हैं। गरीबी से कौन नहीं गुजरा है आजादी के बाद। जो इस देश में जो नव धनाढ़ी वर्ग भी है वह भी गरीबी से ही ऊपर आया है, जो मिडिल क्लास है वो भी गरीबी से भी ऊपर आया है। और आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज खाने के लिए नहीं है, तो वो भी गरीब ही हैं। हमें ध्यान आता है, हम उस तरह से चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी एक संस्मरण है कि जब मैं 5-7 साल पहले अपने घर गया, उस 10 नंबर बस्ती जमशेदपुर में जहां मैं रहता था, पलता था, तो किसी व्यक्ति ने अपनी मम्मी से मेरा परिचय कराया। ये वही बबलू है जिसके पैंट में पैबंद लगा होता था, वो लीडर साहब का बेटा, स्कूल जाया करता था, स्कूल में फर्स्ट आया करता था। इस तरीके से उसने परिचय दिया कि पैबंद लगा हुआ लड़का ये वही बबलू है। तब उस हिसाब से वो महिला हमें पहचानती है। तो ये रोने का विषय नहीं है, ये फख्र करने का विषय है। इसमें आंसू थोड़े आते हैं, ये अनुभव हर किसी के साथ होता है और होगा। लेकिन हमें आश्चर्य है, इसी ऐसे ही आंसू को घड़ियाली आंसू कहते हैं। जी राजीव जी प्रेम कुमार जी, जो आप अपनी बात कह रहे हैं, ऐसी बातें हर दूसरे इंसान के साथ इस हिंदुस्तान में हैं। आजादी के बाद देश कितना गरीब था आप सब जानते हैं। धीरे धीरे और देश को संभालना शुरू किया देश के लीडरान ने, राजनेताओं ने, देश के प्रधानमंत्रियों ने, जो भी आए, एक की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम आगे जैसे बना और देश ऐसे ही आगे बनता गया और अब यहां तक पहुंचा है जहां लगभग हर हाथ में मोबाइल कहीं ना कहीं, या हर परिवार में एक मोबाइल देने की कोशिश होती रही है। तो कहां से कहां तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन आज भी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने बचपन को, अपनी वैसी बातों को याद करके देश के सामने रोएं, तो फिर देश किसके हाथ में है? लोग सवाल तो पूछेंगे। एक योद्धा, एक मजबूत कंधा, एक मजबूत हाथ, वैसा तो होना चाहिए। क्या ये आंसू
जैसा कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, कोटेड घड़ियाली हैं, ये आंसू सच के हैं। इसकी चर्चा कई बार होती है, हम करें ना करें, लेकिन देश की जनता करती है। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इतने बेबस हैं? क्या इतने बेबस हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या कुछ और है? क्या सामने चुनाव है इसलिए ऐसा कुछ है, या सामने राहुल गांधी हैं इसलिए ऐसा है? कई सारे सवाल तो हैं। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी आपका स्वागत है, और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जिस प्रकार, और वो भी उनके उस राज्य में जहां से एक FIR दर्ज करके कोई वहां गुजरात में होता है वहां से गिरफ्तार करके ले जाते हैं, किसी को प्लेन से जाता रहता है और उसको प्लेन से उतरवा लेते हैं, वहीं धरना प्रदर्शन होता है, बाद में बातें क्या होती हैं सब हम लोग जान चुके हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। उठा के आप सीधे यहां से असम ले जाते हैं। उसी असम में अब चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी, कहते हैं जो करना कर लो। कैसे देखा जाए, क्या यही बेबसी है या कुछ और है? धन्यवाद राजीव जी। यह निश्चित रूप से किसी आश्वस्त व्यक्ति का आचरण नहीं है, अपने प्रति विश्वास रखने वाले व्यक्ति का व्यवहार ही नहीं है। अगर राहुल गांधी की यात्रा से आपके ऊपर कोई असर नहीं है तो कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई एक राजनीतिक नेता है, अपना उनकी यात्रा चल रही है, आपके इलाके से निकल जाएंगे, जो आपको सुरक्षा देनी है सुरक्षा दीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन बात केवल इतनी नहीं रह गई। जिस तरीके से राहुल गांधी की इस यात्रा में मिजोरम, नागालैंड और अब असम में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, बेचैनी का कारण यह है। और बेचैनी का कारण इसलिए भी है कि इस इलाके में लगभग 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और जिस तरह का माहौल दिखाई पड़ने लगा है, पहला संकेत आया मिजोरम से, और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट चुनाव हार गई। उस पार्टी से हारी जो मुश्किल से 2-2.5 साल पुरानी पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी को मिजोरम में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिले, और सम्मानित प्रधानमंत्री जी मिजोरम में चुनाव प्रचार करने तक नहीं गए। एक राजनीतिक सिलसिला वहां से शुरू होता है। मणिपुर में मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को बाधा पहुंचाने की कोशिश की, उन्होंने शुरू में अनुमति नहीं दिया, फिर सशर्त अनुमति दी, और जहां से कांग्रेस अपनी यात्रा शुरू करना चाहती थी वहां से अनुमति देकर के वहां से 40 किलोमीटर उन्होंने उसका आयोजित करने का मौका दिया। बावजूद इसके असम, मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए आए। यह एक जो जिस तरीके का भीड़, जिस तरीके से उनकी सभाओं में लोगों की उपस्थिति, सड़कों पे खड़े होकर के उनका स्वागत करने का सिलसिला दिखाई पड़ा, यह बेचैन करने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा यह सवाल यह था कि जैसा कि उनका दावा था कि उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जबरदस्त पैठ बना ली, लेकिन यह पूरा का पूरा जो माहौल था बिखरता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी का यह जो असम सरकार के ऊपर हमला है, आप याद कीजिए पिछले अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने इसी तरह के गंभीर हमले किए थे तेलंगाना में केसीआर सरकार के खिलाफ, और उसको देश के भ्रष्टम सरकार के रूप में निरूपित किया था। और भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार केसीआर सरकार के खिलाफ अपना एजेंडा तय कर दिया था कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में कांग्रेस का रवैया क्या होगा। क्या हुआ तेलंगाना में आपके सामने है। वही आक्रामकता राहुल गांधी ने इस हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के खिलाफ असम में दिखाई है, और अपना टोन तय कर दिया कि आने वाले दिनों में लगातार अब कांग्रेस इस राज्य में क्या करेगी। वो असम में जो गैर भाजपा राजनीतिक दल हैं, उन तमाम राजनीतिक दलों के बीच में एक तरह की आपसी समझ पैदा हो रही है, सब एक साथ आने के लिए तैयार हो रहे हैं। बीजेपी की यह बेचैनी है कि अगर एक साथ चुनाव लड़ने के लिए असम में देश के अन्य हिस्सों की तरह असम में भी लोग इकट्ठे हो गए तो आखिर फिर अगर गैर भाजपा मतों का बंटवारा नहीं होगा तो हालात क्या बनेंगे। और जो उत्तर पूर्व के इलाकों को आश्वस्त मान रही थी और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस का पूरा संगठन बिखर गया है, उसमें उसके कारण से कांग्रेस की कोई ताकत नहीं होगी, वो स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। बेचैनी इस बात की है।
दूसरी चीज की, अगर आपने जो हेमंत विश्व शर्मा साहब ने कहा, आप उसकी बात कीजिए। हेमंत विश्व शर्मा साहब ने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टतम लोग हैं, गांधी परिवार भ्रष्टतम परिवार है। आप सरकार में हैं, अगर राहुल गांधी भ्रष्ट हैं या भ्रष्टाचार की गतिविधियों में शामिल हैं, तो 10 सालों से अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई क्यों विश्वास करेगा आपकी बात पर? आप तो एक तरह से सरकार के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि एक भ्रष्ट व्यक्ति सड़क पर घूम रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि देश के भ्रष्टतम सरकारों में से एक है, वो तो बात चस्पा हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष नेता है राहुल गांधी, उनको कहने का हक है, और उनको जो लगा होगा, जो देखा, उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा साहब की बात तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर वो, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की अगर वो भ्रष्ट है तो? सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि जो चुनौती राहुल गांधी ने खड़ी की और जो भारतीय जनता पार्टी के विमर्श के खिलाफ एक वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श पैदा करने की कोशिश की, बेचैनी उस बात की है। एक तरफ सत्तारूढ़ दल पूरे देश में राम मंदिर निर्माण के नाम पर एक व्यापक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों को लेकर के एक वैकल्पिक राजनीति करने की बात कर रहे हैं, और उस वैकल्पिक राजनीति में लोग हिस्सेदारी भी कर रहे हैं। लोग उनको सुनने के लिए, अब तक जितनी उनकी सभाएं हुई हैं, कोई जनसभा ऐसी नहीं हुई जो असफल हुई हो, जिसमें लोग ना आए हों, लंबे समय तक उनका इंतजार न किए हों, राहुल गांधी से मिलने, बात करने, अपनी बात कहने और एक संवाद कायम करने की ललक न दिखाई पड़ी हो। और यह अगर राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी की बात है। सरकारों के लिए या सत्ता में रहने वाले लोगों के लिए किसी की बेबसी देख करके रोने का मतलब नहीं होता, उसकी बेबसी को दूर करने की अपेक्षा होती है कि आखिर यह व्यक्ति बेबस क्यों है, इतने सालों के बाद इसको इन हालातों में जीने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है। यह किसी सरकार के लिए, किसी मजबूत आदमी के लिए, किसी सत्ताधीश के लिए यह रोने का मतलब नहीं होता। हमारा प्रयास, यह संकल्प लेने का होता है कि नहीं, ये स्थिति हम दूर करेंगे। आज कई जगहों पर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोई सांसद महोदय किसी महिला से पूछ रहे हैं कि मकान बनाने के लिए तुमको पैसा तो नहीं देना पड़ा? महिला कहती है, इनमें 30,000 रुपये दिए हैं। कितनी बड़ी टिप्पणी है ये। इन चीजों को अगर आप सामने आने से कैसे रोक सकते हैं? राहुल गांधी की इस यात्रा ने ऐसी तमाम चीजों को सामने लाने का रास्ता साफ कर दिया। लोग बोलने लगे हैं, अपनी बात करने लगे हैं, और जो लोगों की समस्याओं को, लोगों की बेबसी को एक छिपाने की कोशिश की जा रही है या विषयांतर करने की कोशिश की जा रही है, उसको लोग विषयांतर नहीं कर पा रहे हैं। बेचैनी इस बात की है। राहुल गांधी के वैकल्पिक राजनीति और उनके राजनीति से लोगों के जुड़ते रहने की कोशिशें, यह सबसे बड़ा सवाल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी विफल होती हुई नजर आ रही है। और अपने विमर्श से राहुल गांधी के विमर्श को कमजोर नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। और अगर यह सिलसिला उन सभी राज्यों में हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन वाले यही तो इलाके हैं। असम है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है। इन्हीं इलाकों से तो सर्वाधिक सीटें जीत करके बीजेपी आती है। और इन सभी राज्यों में अगर राहुल गांधी की इस यात्रा ने एक वैकल्पिक विमर्श पैदा किया और राजनीतिक रूप से, चुनावी रूप से बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में के हालात पैदा कर दिए, तो स्वाभाविक है कि बेचैनी होगी, क्योंकि इस नुकसान की भरपाई करने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह आपके पास बचती नहीं। तो अगर राम मंदिर के नाम पर तैयार किया जा रहा एक राजनीतिक माहौल, उसको कमजोर करने की कोशिश सफल हो जाती हैं, और एक वैकल्पिक राजनीति का विमर्श राहुल गांधी अपनी यात्रा से बनाने में सफल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका कोई काट आपके पास नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने विमर्श को लेकर के एकदम उरूज पर है, क्लाइमेक्स पर है वो, और इन सभी चीजों को प्रभावित करती हुई यह यात्रा नजर आ रही है। उसी की बेचैनी, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेंगे हेमंत विश्व शर्मा साहब, तो कांग्रेस के बड़े भारी मददगार साबित होंगे। आज जिस तरह का बयान मिजोरम के मुख्यमंत्री ने दिया था यात्रा के शुरू होने से समय, और एक यात्रा के शुरू होने के पहले उन्होंने एक माहौल बना दिया, और उसी माहौल में और इन्होंने सप्लीमेंट कर दिया इस तरह का बयान देकर के। इससे राहुल गांधी की यात्रा पे कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो कह रहा हूं कि आप किसी व्यक्ति को सड़क पर चलने से रोक नहीं सकते हैं जब तक आप उसको गिरफ्तार न कर लें। अगर आप राहुल गांधी को सड़क पर चलने की इजाजत देंगे तो फिर आप यह नहीं रोक पाएंगे कि कोई उनसे मिलना नहीं पाएगा, यह संभव ही नहीं है। गिरफ्तार कर लेंगे आप तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के बड़े भारी मददगार साबित होंगे।
दोनों स्थितियां साफ साफ है। बिल्कुल। राहुल गांधी ने जो एक साहस दिखाया है, यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए बहुत उत्साहजनक है जो इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति का रास्ता देखना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक वैकल्पिक राजनीति का रास्ता साफ साफ जो है वो दिखाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और इसी राह पे आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं एक चुनौती पेश कर रहे हैं उस राज्य में जिस राज्य से लगातार राहुल गांधी को कोसा जाता रहा है। नाम है जो अभी मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। क्या राहुल गांधी वहां पहुंचकर जिस प्रकार जो तस्वीरें आ रही हैं, आज ब्रह्मपुत्र नदी में सवारी, नाव की सवारी करते हुए जो तस्वीरें आई हैं उनकी, राहुल गांधी की, उन तस्वीरों से परेशान हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या आने वाले समय में बहुत कुछ परिवर्तित होते हुए, बदलते हुए एक ट्रांसफॉर्मेशन हम देखने जा रहे हैं? अनिल सिन्हा साहब। गांधी को मिलना चाहिए कि अभी 6 महीने से, कम से कम 3-4 महीने से तो ये चल ही रहा था कि राम मंदिर और मतलब ये मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा और यही सब ये मुद्दे हैं और कांग्रेस जो है गलती कर रही है, वहां नहीं जाएगी और जाएगी या नहीं जाएगी, ये सब जो चल रहा था। राहुल गांधी ने पटरी पर ला दी, जो उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। जो पॉलिटिक्स है, भारतीय राजनीति को जो डिरेल करने की कोशिश, जो कॉमनवेल्थ पॉलिटिक्स से लगातार बीजेपी की कोशिश रही है, उस पॉलिटिक्स को उन्होंने फिर से ला दिया, उसको फिर सेंटर स्टेज पे ला दिया और उसको डिरेल होने से बचा लिया। और राहुल गांधी मतलब इसके लिए उनको उनके जो सूझबूझ तो देना ही चाहिए, साथ में साहस का भी। कितना उनको समझाया लोगों ने, लगातार ये बताने की कोशिश मीडिया करता रहा कि ये अगर राम मंदिर वाला अगर आपसे छूट गया और अगर आप सच्चे हिंदू, अगर अयोध्या नहीं गए तो सच्चे हिंदू साबित नहीं होंगे कांग्रेस के लोग, और गए, अब तो कांग्रेस गई। ये जो भाव पैदा कर रहा था, ये जो इस तरह का प्रचार चल रहा था, उसको उन्होंने गलत साबित किया। अभी जो रिस्पांस मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उससे पता चलता है कि ये नैरेटिव का मतलब स्क्रीन पे, जो टीवी स्क्रीन पे ही इसका असर है, इसका असर जमीन पे नहीं हो रहा है उस तरह का जिस तरह का असर है। तो ये मानना पड़ेगा कि उनकी जो पॉलिटिक्स में जो चेंज, उन्होंने जो चेंज की, पॉलिटिक्स की जो दिशा है उसको बदल दी है। दूसरा है क्या कि इस दिशा का असर हुआ है। वो जो रुलाई है उसको मैं मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक 56 इंच की छाती की बात करने वाला, अपने को घुस के मारूंगा स्टाइल में पेश करने वाला व्यक्ति जो है, वो नेतृत्व अगर नेता अगर वो आंसू देख 15,000 लोगों के घर की चाबियां, अभी तो लाखों लोगों के घर का वादा किया है उन्होंने, तो उसमें 15,000 में अगर रोने लगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो अगर इस तरह की स्थिति अगर पैदा हो गई है तो समझना चाहिए कि ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है राहुल गांधी के चैलेंज को। दूसरी एक चीज और इसमें देखने लायक, उनका पूरा भाषण जो है सोलापुर का, उसमें राम मंदिर और इसकी जो थोड़ी बहुत चर्चा है, इसके अलावा वो लाभार्थी वाला ही उसका मतलब अंत में जो बीजेपी है और प्रधानमंत्री मोदी और बाकी लोग, वो सब उस पे लौट रहे हैं जो चैलेंज राहुल गांधी ने फेंका है। तो ये रुलाई उसकी भी है। दूसरा है कि उस संदर्भ को भी देखना चाहिए जिसमें ये रुलाई आई है। अभी क्या हुआ कि राम मंदिर की का और प्राण प्रतिष्ठा, ये सारा को एक पर्सनलाइज्ड, एक अकेले आदमी के उपक्रम के रूप में वो लगातार आप देख रहे होंगे किस तरह से पूरी कोशिश चल रही थी कि मोदी जी ने ही को करना है, मोदी जी ने ही किया है। बल्कि एक तो वीडियो भी चलाया गया कि राम मंदिर में, जिसमें आडवाणी का नाम भी नहीं लिया, एक थोड़ा छोटा सा चित्र आया, बीजेपी फॉर इंडिया मतलब बीजेपी के ट्विटर हैंडल से वो वीडियो आया था, जिसमें एक मतलब एंकर पूरा डिटेल में बताती है किस तरह राम मंदिर बनाने में उनका व्यक्तिगत योगदान है। तो ये जो फाइट चल रही थी, हमको लग रहा है ये फाइट भी अब दिक्कत दे रहा है अब इनको, राहुल ये प्रधानमंत्री को, क्योंकि लोग अब सिर्फ शंकराचार्य और ये लोग जो आरएसएस के दायरे से बाहर के संत नहीं, बल्कि जो अंदर के लोग भी हैं, वो भी अब चुनौती दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज को जोड़ कर देखना चाहिए। और तीसरी और आखिर 2 लाइन में कहना चाहता हूं
कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुनौती दी है आसाम में जिसको आप अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में मत करिए। वो अभी सबसे प्रिय है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, और बीजेपी के जो सबसे तेज तर्रार और जो जिनका कि काफी दबदबा हो गया है पार्टी में, वैसे मुख्यमंत्री हैं, उसको उन्होंने चुनौती दी है उनके उसके गढ़ में जाकर के। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मतलब डिसीजन था, और उन्होंने उसको बढ़िया से किया है, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उनको वहां नॉर्थ ईस्ट में। जी बिल्कुल, जब रिस्पांस की आप बात कर रहे हैं तो एक रिस्पांस कल देखने को मिला जब कुछ महिलाएं जो सीएम के कार्यक्रम में जा रही थी, लेकिन उनको पता चला कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो दौड़ी चली आई राहुल गांधी से मिलने। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें उन्हीं महिलाओं की हैं जो राहुल गांधी से मिलने के लिए आ गईं और ये जा कहीं और रही थी। ये बहुत कुछ परिवर्तन की तरफ एक इशारा कह सकते हैं, और ये फ्लोटिंग वोटर्स जो हैं वो इधर से उधर अगर हो गए तो परिस्थितियां क्या हो जाएंगी। 2024 में हम हैं और इसी साल अगले 2 महीने में चुनाव जो है बिल्कुल ऊपर होगा, और वैसे में आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। इस यात्रा से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या कुछ हासिल कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसका एक छोटा छोटा नमूना आपके सामने है। मणिपुर से लेकर असम तक, और अब कल ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद फिर 6 दिनों के लिए असम में। राहुल गांधी इस यात्रा को असम में ज्यादा दिनों तक, अगर नॉर्थ ईस्ट देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा दिन 8 दिन तक असम में रहने वाले, और क्यों नहीं परेशान होंगे आखिर हिमंता बिश्व शर्मा। प्रशांत टंडन जी, जरा आपके विचार। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा परेशान इसलिए हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में असम में बीजेपी की 11 सीटें कम हुई थी। मैं उस चुनाव में था लगभग 10 दिन, और मैं देख रहा था कि कांग्रेस वहां पे लगभग सरकार बनाने की स्थिति में थी। कहीं कोई टिकट डिस्ट्रीब्यूशन या स्ट्रेटेजिक फेलियर हुए और कांग्रेस रह गई, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा को मालूम है कि वो कैसे जीते। जो वोट डिफरेंस था कांग्रेस और बीजेपी का, वो 1% से भी कम है राजीव जी। जिस फ्लोटिंग वोट की आप बात कर रहे हैं वो 1% से भी कम है। तो और जिस माजुली में राहुल गांधी का बहुत स्वागत हुआ है, वहां के एमएलए बीजेपी के ही हैं जी, और पिछले मुख्यमंत्री सोनेवाल थे वहां के विधायक। तो और माजुली जो रिवर आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा, वो एक विधानसभा क्षेत्र भी है। वो असम में उसकी जो कल्चरल वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत सम्मान है वहाँ का। और वहाँ पे अगर राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि पूरे असम में क्या स्थिति है। हम देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे जो आप दिखा रहे हैं, और भी तमाम सारे वीडियो देखे मैंने। कहीं कोई बसें नहीं लगी हुई हैं, कहीं कोई कॉर्पोरेट मीडिया का प्रचार नहीं है, कहीं कोई ऐसा शोर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं लगे हुए हैं, तमाम मंत्री और सरकारी उपक्रम नहीं लगा हुआ है। उसके बावजूद पूरी सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं, स्वतः खुद आए हुए लोग। और प्रशांत जी, ये सिर्फ असम में नहीं, ये मणिपुर जैसे जहां उतने बुरे हालात हैं वहां भी वैसे ही दृश्य, और नागालैंड में भी वैसे ही दृश्य, जिसके गवाह मैं खुद हूं। और ये सब हम लोग देख के आए हैं, अपनी पूरी टीम। अब कुछ दिनों में असम में अपनी दूसरी टीम वहां इस यात्रा को कवर करने के लिए पहुंच रही है। 2 दिन में हमारी दूसरी टीम वहां पहुंचेगी असम में इस यात्रा को कवर करने के लिए। दोस्तों, आपके लिए एक ये जानकारी जरूर साझा करना चाहता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है प्रशांत टंडन जी जो आप बात कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ, और ये जो भीड़ है स्वतः स्फूर्त आई हुई, जो जनसमर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, और क्या उसी में आपकी बातों को ही जरा आगे बढ़ा रहा हूं, जोड़ रहा हूं कि असम और नागालैंड जैसी जगह जहां लोगों की संख्या कम है, पॉपुलेशन कम है, वहां भी ऐसी भीड़ सड़कों पे। जी, और ये हम मान के चले कि कांग्रेस का वहां पे परंपरागत आधार रहा है। कांग्रेस ने बड़े नेता वहां पैदा किए हैं, सरकारें बनाई हैं। पिछले कुछ दशकों में जरूर वहां पे क्षेत्रीय पार्टियों का उभार आया है, लेकिन
मुझे लगता है कि कांग्रेस वहां पे बहुत अच्छा कमबैक करने का संकेत मिल रहे हैं। जिस तरीके की भीड़ और उत्साह लोगों में दिख रहा है, और बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा का पहले कड़ी की तरह भावुक लोग, बच्चे दिख रहे हैं जो राहुल गांधी से लिपट रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा परेशान है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने ये जो उपाधि उनको दी है सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री की, मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये उपाधि राहुल गांधी हेमंत बिस्वा शर्मा से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को दे चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोमई और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर, जी और वो दोनों अब भूतपूर्व हैं। तो इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा का जो रिएक्शन है वो बड़ा लाजमी है। दूसरे की जिस तरीके की चुनौती दे रहे हैं कि आके दिखाओ, गिरफ्तार कर लेंगे, एफआईआर कर देंगे। देखिए, आप भले ही शिवसेना और कांग्रेस साथ में है, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब साथ में नहीं थे। 2010 या 2008 की बात है, शायद 8 या 9 की बात है। बाल ठाकरे साहब ने राहुल गांधी को चुनौती दी थी कि मुंबई आके दिखाओ। राहुल गांधी मुंबई गए, लोकल ट्रेन पे चले, एटीएम से पैसे निकाले, तमाम। उस समय ये गोदी मीडिया नाम की चीज नहीं थी, और 5 घंटे तक 6 घंटे तक राहुल गांधी का तमाम नेशनल मीडिया में लाइव कवरेज हुआ। तब तक राहुल गांधी के खिलाफ कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट नहीं आया था। उस वक्त मैं भी किसी चैनल का संपादक था, मैं अपने न्यूज रूम का हाल बता रहा हूँ जी। और जो हमने कवरेज दिया था तो हमको रिकॉर्ड रेटिंग आई थी उस दिन की। तो राहुल गांधी आज से ऐसे नहीं है, उस जमाने से है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अनिल सिन्हा जी ने कही, इसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए। आप राजीव जी, आप सोच के देखिए कि आज अगर भारत की राजनीति में राहुल गांधी नहीं होते तो विपक्ष क्या कर रहा होता। विपक्ष राम मंदिर पे, अयोध्या पे बीजेपी को रिस्पॉन्ड कर रहा होता, असली राम और नकली राम की बात कर रहा होता, तमाम तरीके के नैरेटिव की बात कर रहा होता। और राहुल गांधी ने उस पर रिएक्ट ही नहीं किया। और सबसे बड़ी विफलता बीजेपी की यह है, जो नरेंद्र मोदी जी के आंसू हैं उसको समझिए। सबसे बड़ी विफलता बीजेपी की यह है कि विपक्ष, केवल राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी ने एक रास्ता दिखा दिया, पूरा विपक्ष ना तो वहां जा रहा है और ना उस पर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। प्रतिक्रिया कौन दे रहा है? शंकराचार्य। कल भी मैं यही बात कर रहा था कि मोदी बनाम शंकराचार्य है अयोध्या में। मोदी बनाम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस नहीं है। ये राहुल गांधी का कंट्रीब्यूशन है भारत की राजनीति में आज की तारीख में। और ये तमाम बुद्धिजीवियों को रेखांकित करना चाहिए जो बड़े बड़े कॉलम लिखते हैं, जो उकसा रहे थे कि कांग्रेस वहां जाए। जी। तो ये बड़ा एक जो राजनीतिक सूझबूझ दिखाई राहुल गांधी ने। और मैं एक बात और बता दूं, अभी कल की बात है, बस में राहुल गांधी चल रहे हैं असम में, और कुछ स्थानीय एक्टिविस्ट और कुछ बुद्धिजीवियों से बात कर रहे हैं वो, और वहां वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस को आप सिर्फ चुनावी राजनीति से नहीं हरा सकते, आपको वैचारिक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। और अब आप देखिए कि वहां पे वो आदिवासी और वनवासी का अंतर समझा रहे हैं। ये वैचारिक लड़ाई है। राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा में आप देखिए कि कोई गठबंधन की बात नहीं हो रही है, कोई चुनावी राजनीति की बात नहीं हो रही है। वो एक वैचारिक तौर पे बीजेपी का विकल्प तैयार कर रहे हैं, आरएसएस का विकल्प तैयार कर रहे हैं। और ये इस राजनीति से मोदी साहब को, आरएसएस को चिंता होनी चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा तो
आते जाने वाले लोग हैं, तो ये एक बड़ा योगदान जो है वो है। और एक आखिरी बात मैं कहूँ, जो प्रधानमंत्री जी रो रहे हैं, अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी है राजा जी की, 12वीं फेल। और वो 12वीं फेल फिल्म का जो किरदार है वो सच्ची कहानी पर आधारित वो फिल्म है। उसका जो किरदार है वो बहुत गरीबी में रहकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग पढ़ता है, तैयारी करता है, आटा चक्की में काम करता है, कहीं लाइब्रेरी में काम करता है, और वो आईपीएस हो जाता है। और उस आईपीएस के जो उनके इंटरव्यू भी आ रहे हैं, वो अपनी गरीबी का रोना नहीं रो रहा है कहीं, बहुत गर्व से बता रहे हैं कि हमने ये सब काम किए थे। और हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब उस तरीके के जीवन को जीकर आए हैं यहाँ पे। अंबानी अडानी के घरों में पत्रकार, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी नहीं पैदा होते हैं, नीचे से ही आते हैं सब। तो हम लोग तो यहाँ बैठ के रोना नहीं रोते हैं। जो प्रेम कुमार जी ने अपनी बात बताई, हम सब उसके अपने अपने अतीत पे गर्व करते हैं कि हम कहाँ से कहाँ आए हैं और क्या कंट्रीब्यूशन समाज, देश को और अपने प्रोफेशन को दे रहे हैं, या देना चाहिए, नहीं दे पा रहे हैं अगर तो ये जो रोने वाली जो बात है कि हमारे पास ये नहीं था और मकान नहीं था, अच्छा हम बंगलों में नहीं रहे, हमारे पास बड़ी कार नहीं थी, हम हवाई जहाज़ों में नहीं चलते थे, ये बहुत ही सतही बात है। ये रोने की बात ही नहीं है, इसकी चर्चा अनिल जी कर रहे थे, ये रोने की बात ही नहीं है बिल्कुल। और इसलिए ध्यान देना चाहिए। लेकिन अंत में वही कि देखिए, राहुल गांधी ने एक बड़ी समानांतर लकीर खींची है वैकल्पिक राजनीति की, और देखिए कि उसकी चर्चा जो है राम मंदिर की या इस तरीके की चर्चा हो ही नहीं रही उस पूरे यात्रा में। ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक नई दिशा है देश की राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल, एक नई दिशा है। राम मंदिर की चर्चा इस वक्त जहां कोशिश है मीडिया के एक धड़े की और कोशिश है बीजेपी की कि चर्चा राम मंदिर की खूब हो, लेकिन वहां पर चर्चा जो है वो राहुल गांधी की हो रही है। राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, या गांधी परिवार भ्रष्ट है, इनका सरनेम तक अपना नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, ऐसी बातें करते हुए कल सुनाई पड़े अगर हिमंता बिस्वा शर्मा, तो आखिर वो राम मंदिर की बात न करके राहुल गांधी की बात पर क्यों चले गए, राहुल गांधी की चर्चा क्यों करने लगे, आप समझने की कोशिश कीजिए। और यहीं से डिरेल होती हुई बीजेपी दिखाई देती है। क्या ये पूरा का पूरा मामला जो है राम मंदिर का, वो डिरेल हो चुका है? राजनीतिक तौर पे देख रहा हूं, यहां आस्था की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। जिनको आस्था के हिसाब से देखना हो आस्था के हिसाब से देखें, लेकिन हम यहां चर्चा पूरी की पूरी राजनीति के तहत कर रहे हैं, क्योंकि हम राजनेताओं की चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी राजनेता हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा राजनेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनेता हैं। और अगर देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक सभा में रोता हुआ दिखाई दे, एक बार नहीं कई बार रोते हुए दिखाई दे, और इतना ही नहीं कहे कि 50 दिन का समय दे दो, अगर नहीं हुआ तो किसी भी चौराहे पर ऐसा कहता हुआ दिखाई दे, तो फिर आप कैसे निजाम में इस देश को और किस दिशा में लेके जा रहे हैं, यह आपको सोचना होगा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोना सिर्फ और सिर्फ भावुकता है या कुछ और है? राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश अगर करें डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, तो क्या कुछ दिखाई देता है आपको? क्या यह भावुकता है या कुछ और? क्या कुछ है, या वहां राहुल गांधी की वो तस्वीर नजर आ रही है जो ब्रह्मपुत्र नदी और उसमें नाव पर सवार और सबसे ऊपर टॉप पे, नाव के टॉप पे जाकर खड़े राहुल गांधी की जो तस्वीर है, अभी फिर से ले आएंगे स्क्रीन पे, उस तस्वीर के कारण कोई परेशानी है? दीपक जी। राजीव जी देखिए, जी ये जो गरीबी की जो बात है, दुनिया में सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं, और खासकर राजनीति हो, कला का क्षेत्र हो, इसमें इस तरीके से हमको इतने उदाहरण मिलते हैं। अगर मैं राजनीति से ही शुरुआत करूं और अपनी गरीबी के साथ कैसे डील किया जाता है, मैं 2 उदाहरण आपको दूं कि जिस समय अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बन के पहुंचे संसद में पहली बार, तो अपोजिशन के लीडर ने चिढ़ाते हुए कहा कि देखिए मिस्टर, आपके पिताजी जो मोची का काम करते थे,
उन्होंने जो जूते मेरे लिए बनाए उसको मैं आज भी पहन रहा हूं। इससे ये हताश नहीं हुए अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा जिस प्रकार से आप मेरे पिताजी के बनाए जूतों की तारीफ कर रहे हैं, मैं भी देखिए इतना अच्छा काम करूंगा कि आने वाली जनरेशन है वो मेरे काम की तारीफ करेगी। ये था उनका जवाब। हमारे यहाँ जो के कामराज हुए थे, के कामराज ने जिस गरीबी से जीवन बिताया उसके सामने तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। जब केवल 6 साल के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उनको अपनी मां के साथ काम बटाना पड़ा और वो केवल चौथी पास थे। और उन्होंने जब मुख्यमंत्री का 1954 में देखिए मुख्यमंत्री बने तमिलनाडु के, तो उन्होंने वहां की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया और उन्होंने कहा कि जिस अशिक्षा का मैं गुजरा हूं, मैं आने वाली जनरेशन को जो है वो इतनी बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था दूंगा। मैं आपको बता दूं कि उस जमाने में जब उन्होंने संभाला था मुख्यमंत्री का पद, तो केवल 7% वहां की शिक्षा का औसत था तमिलनाडु में, और जब वो छोड़ के गए लगभग 10 सालों के बाद तो 37% हो गया था। आज जिस मिड डे मील की हम बात करते हैं, 11वीं तक शिक्षा फ्री, समय पर सिलेबस को पूरा करना, ये सारी कामराज की देन है। उनका जो राजनीतिक कामराज प्लान है वो एक अलग बात है, वो बहुत चर्चा में आया, जिसके कारण बहुत सारे पुराने लोग रिटायर हो गए, उन्होंने खुद भी इस्तीफा दे दिया, वो दूसरी बात है। चार्ली चैपलिन का जीवन इतनी गरीबी में गुजरा, लेकिन जब उन्होंने जो फिल्में बनाई तो किसी ने पूछा कि आप हंसाने वाली फिल्में क्यों बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो आंसू मैंने अपने बचपन में गुजारे हैं, मैं नहीं चाहता कि दुनिया जो है उन आंसुओं को फिर से बहाए, इसलिए मैं उन्हें हंसाता हूं। यह होता है कि आप जिस स्थिति से गुजरे हैं उस स्थिति को आप खत्म करने की कोशिश कीजिए। मोदी जी की गरीबी की आप बात करते हैं, अगर उस जमाने में चाय बेचना अपने आप में, अगर वो कहते हैं कि उन्होंने चाय बेची तो उनका जीवन इतना गरीबी में नहीं गुजरा था। अच्छा चलिए मान लिया जाए गरीबी में गुजरा, जो भी हुआ, तो भाई उसके बाद तो आपके पास प्रधानमंत्री का आवाज था, आपको अपने परिवार को भी साथ लाना चाहिए था। क्या उस परिवार में अकेले मोदी जी ही गरीब थे क्या? बाकी भाई बहन भी तो गरीब रहे होंगे, उनकी माँ भी गरीब थी जैसे बताते हैं। तो आपके पास बड़ा बंगला था, आप वहां ले आते। चलिए मान लीजिए कि आप कर्मयोगी हैं, परिवार हो सकता है आपके कर्तव्य निर्वहन में जो कहीं आड़े आता होगा, लेकिन जिस समय कोई भी वीआईपी उनके शहर आता है, अहमदाबाद में हो, सूरत में, बड़ौदा हो, हमें पता है ऐसी एक बार नहीं कई बार घटना हुई, सारी की सारी गरीब बस्तियों के सामने दीवार खड़ी कर दी जाती है ताकि बाहर से आए हुए जो मेहमान हैं वो हमारे गरीबों को न देख सके। तो आपने कैसा गरीबी का जीवन गुजारा है कि आपको गरीबों से ही नफरत है। आप उन गरीब लोगों की गरीबी दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी तो कुछ पता चले। ये जो बेबसी है, ये दोनों तरह की बेबसियां हैं। एक तरफ तो है कि गरीबी का रोना तो रो रहे हैं। देखिए 2013-14 में मोदी जी जब प्रोजेक्ट हुए प्रधानमंत्री पद के लिए, तो उनके सामने जो सबसे बड़ा जो उनका ये था मेन प्लान था, वो यही था कि ये एक गरीबी से आया हुआ व्यक्ति है, इसके पीछे कोई परिवार नहीं है, कोई मतलब एक राजनीतिक परिवार नहीं है, कोई उनका गॉडफादर नहीं, ऐसा करके उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि गरीबी और की बात नहीं, इनकी जितनी भी तस्वीरें आप पिछले 10 साल में देखिए बहुत ऊंचे लोगों के साथ हैं, कहीं भी हमने गरीबों के साथ इनकी तस्वीर नहीं देखी, कहीं वो फिल्मी सितारों के साथ हैं, कभी उद्योगपतियों के साथ है। यानी कि शपथ ग्रहण करने भी वो आते हैं तो वो चले आते हैं किसी के हवाई जहाज में बैठकर। तो ये कौन सी गरीबी है जिसका आप रोना रो रहे हैं? अगर गरीब थे तो आपका गरीबी पूरी हो चुकी है। तो आपकी ये जो बेबसी है, आप उस कार्ड को फिर से खेलना चाहते हैं। उसके बाद राम मंदिर का वो देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्लिक नहीं कर रहा है, ये बात उनको भी पता चल रही होगी, क्योंकि शंकराचार्य के द्वारा जो उनपे हमले हो रहे हैं इस सनातनी शंकराचार्यों के द्वारा, तो भी उनके तक बात पहुंच रही होगी। इसी तरफ जो राहुल गांधी का जो सुनामी जो मणिपुर से उतर के चली आ रही है, वो पहुंचेगी मुंबई तक। उससे भी उन्हें ये डर है कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो तो कुछ दिनों में उतर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो ये परेशानी है। अब हम तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। 1964 में एक फिल्म आई थी जहां आरा, उसका एक फिल्म था तेरी आंख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहां। तो हम तो केवल चर्चा कर सकते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री की कोई इसमें मदद नहीं कर सकते कि आपके आंसुओं को रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप खुश रहिए अपने आंसुओं के साथ और देश को जो है वो अपनी तकदीर पे छोड़ दीजिए। राजीव जी। जी, तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, जी बिल्कुल। उम्मीद यही करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ज़्यादा भावुक ना हों, हिम्मत रखें और देश को हिम्मत के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसे भी अब चुनावी मोड में देश जाने वाला है, चुनाव सामने है और उस चुनाव को मजबूती के साथ वो झेलें,
ईवीएम को लेकर जितनी बातें हैं उससे भी पर्दा उठाने की कोशिश करें, एक पारदर्शी तरीके से चुनाव हो और उस चुनाव में वो जीत कर दोबारा आए, और तो सही है, नहीं आए तो सही है, क्योंकि राजनेता हैं, चुनाव तो लड़ेंगे ही। सवाल यहां ये उठता है कि क्या चुनाव है सामने, राम मंदिर का मामला उस ढंग से फिट होता दिखाई नहीं दे रहा है। जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, सुनील शुक्ला जी कह रहे थे, प्रेम कुमार जी आप अभी कह रहे हैं, दीपक जी और अनिल सिन्हा साहब जो बातें यहां रख रहे थे, उससे साफ नजर आ रहा है कि राम मंदिर का मामला जो है वो मंदिर और शंकराचार्यों के बीच फंसकर रह गया है, या कहें बीजेपी और शंकराचार्यों के बीच फंसकर रह गया है। यहां बीजेपी और विपक्ष के बीच मामला फंसना चाहिए था, वैसा नहीं हो पा रहा है। क्या ये बेबसी वही है? और दूसरी तरफ इसी बीच सप्ताह भर पहले राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, 10 दिन पहले। क्या वो बेबसी है, या बेबसी यहां यह है कि सामने चुनाव है और उस चुनाव में परिस्थितियां अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं? पहली यात्रा में 2 राज्य, जिसमें कर्नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था, उसको खो बैठे, हिमाचल प्रदेश खो बैठे, दूसरे राज्य में जो है वो लोकसभा का चुनाव भी है और 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। ये बेबसी, ये परेशानी है, क्या कुछ है, कैसे देखते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी? राजीव जी, बेबसी तो बहुत सारी है, और अब प्रधानमंत्री के सामने बेबसी क्या, ये तो वो जानते होंगे कि वो क्यों इतना ज्यादा रो रहे हैं। हालांकि अभी रोने का समय नहीं आया है, वो 2-4 महीने के बाद आएगा रोने का समय, फिर रोना ही रोना होगा। हो सकता है जनता ऐसा ही कुछ इंतजाम करे कि फिर रोना ही रोना पड़े। तो ये आंसू भी संभाल के रखने चाहिए, आगे के लिए भविष्य में काम आएंगे। क्योंकि सुनते ही हैं कि आंख के आंसू भी सूख जाया करते हैं, तो अगर ये आंसू अभी सूख गए तो बाद में फिर क्या होगा, आंख होगा, तो फिर ये बड़ी गलत चीज होगी। मुझे लगता है ये आंसू जो है प्रधानमंत्री को संभाल के रखने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी ये आंसू बहुत काम किया प्रधानमंत्री के। दूसरी बात ये है कि जैसा आपने भी कहा कि भाई अगर ये प्रधानमंत्री इतना ज्यादा अपनी गरीबी को लेकर के व्यथित हैं, तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए था कि 80 करोड़ लोगों को 5 टाइम क्या जो है वो 5 किलो राशन ना मिलना पड़े, ना लेना पड़े, कुछ ऐसी व्यवस्था करते। 10 साल मिले थे प्रधानमंत्री को काम करने के लिए, तो 10 साल में आपने आखिर किया क्या है कि जो आप अभी तक रो रहे हैं? भाई अगर आपने 10 साल में यही इंतजाम किया कि 80 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो अनाज आप दे रहे हैं और उसके बाद आप रो रहे हैं, तो ये तो आपकी जो है काया अकर्मण्यता और आपकी जो नाकामी जो है उसको ही दर्शाता है कुल मिलाकर के। तो प्रधानमंत्री क्या दर्शाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जाने कि वो क्या दर्शाना चाहते हैं, लेकिन देश जो समझ रहा है, राजीव यही समझ रहा है कि प्रधानमंत्री अब इसलिए रो रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 10 साल में कुछ काम किया नहीं है और उनकी पार्टी ने इन 10 सालों में लोगों को जो है वो एक तरीके मुद्दों में उलझा के ही रखा है। कभी कोई नया मुद्दा, कभी कोई नया मुद्दा, और जिस मुद्दे में उलझाते हैं मालूम पड़ता है उसमें खुद उलझ गए। अब देश को उलझाना चाहते थे राम मंदिर में और खुद उलझ गए राम मंदिर में जाकर के। अभी राजीव जी राम मंदिर वाली है तो ये शंकराचार्यों, मोदी जी की या शंकराचार्यों बीजेपी के बीच की नहीं है, ये लड़ाई हिंदू धर्म और बीजेपी के बीच की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदू धर्म के साथ जो है वो छल कपट कर रही है और हिंदू धर्म की तमाम नीतियों को, हिंदू धर्म के तमाम परंपराओं को, तमाम धर्मशास्त्रों को उठा के ताक पे रख रही है। तो इस समय पहले भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा खतरा है और वास्तव में हिंदू अब खतरे में है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो हिंदू धर्म को वास्तव में खतरा है। अभी तक तो कहा जाता था कि हिंदू धर्म को खतरा नहीं है, कि हाँ वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है और प्रधानमंत्री कहीं 2024 में वास्तव में लौट के आ जाते हैं तो हिंदू धर्म तो खत्म हो जाएगा एकदम। तो शंकराचार्यों की भी चिंता है वो किसी मंदिर को लेकर के नहीं है, शंकराचार्यों की भी चिंता ये है कि इस समय खतरा जो है सनातन धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो लगातार जो है हिंदू धर्म और सनातन धर्म को नष्ट करने की नीति पे काम कर रहे हैं और लंबे समय तक उस पर काम करते हैं। अब तो वो खुल करके सामने आ गए हैं। तो जो शंकराचार्यों पे हमले भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, शंकराचार्यों पे हमले नहीं है, सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के ऊपर हमला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो अब ये किस धर्म को मानने वाले हैं तो ये जाने, लेकिन ये हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं हो सकते। शंकराचार्यों पर इस तरीके से हमला करने वाले लोग हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं हो सकते। तो यही सारी बेबसी राजीव जी मुझे लगता है कि हो सकती है कि शंकराचार्य पे हमले भी करना शुरू कर दिए। मंदिर जो है वो उसका उद्घाटन करने की बात थी, अब दबाव में इतना आ गए कि अब वहाँ मुख्य यजमान भी नहीं होंगे, अब वहाँ कोई यजमान हुआ। तो ये सारी जो कुल मिलाकर के चीजें सब सामने आ रही हैं और फिर समझ में ये आ रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से जाकर के हमले शुरू किए। असम से जो हमला हुआ है राजीव जी, देखिए असम भारतीय जनता पार्टी की जो स्पष्ट सरकार है वो मैं समझता हूँ 3 राज्यों में है स्पष्ट उसकी अपनी सरकार, उत्तर प्रदेश, असम और उत्तराखंड, जहां उनकी अपनी खुद की सरकार है अपने दम पे।
तो असम से अगर राहुल गांधी ने इस तरीके से हमला किया है और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो हेमंता बिस्वा शर्मा को बता दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि अब ये फिर हवा किस तरफ बहेगी। जी, गुजरात को क्यों भूल रहे हैं? नहीं, गुजरात तो देश से बाहर का है, नक्शे से बाहर का है ना, वो तो मोदी लैंड है अलग से। बाकी गुजरात को छोड़ के 3 राज्य जो हैं उनमें स्पष्ट अपनी सरकार है। मोदी लैंड की बात नहीं कर रहा हूं। तो वहां से अगर ये शुरुआत हुई राजीव जी, तो ये हवा जो है पूरे देश में बन सकती है और यहीं से जो मुझे लगता है काफी खतरे हो सकते हैं। दूसरा, असम वो राज्य भी राजीव जी जहां से एनआरसी और सीए को लेकर के भी इसको केंद्र बिंदु बनाने की कोशिश की गई थी, और अभी एनआरसी और सीए को लेकर के जो है वो सुनाया जाता है कि राम मंदिर का प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, तो अब उसमें लौटा जाएगा। तो राहुल गांधी अगर वहां से ही सब कुछ जो है ठीक ठाक करके चलते हैं तो वो प्रोजेक्ट भी निकल जा रहा है। तो कुल मिलाकर के खतरे जो है वो सिर्फ ये नहीं कि राहुल गांधी असम में जा रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्ट मुख्यमंत्री कह के आ रहे हैं। खतरा ये है कि राहुल गांधी जो है वो एक एक करके सारे जो हथियार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको नष्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़े खतरे हैं। तो यही जो है मुझे लगता है कुल मिलाकर चिंताएं हैं। चलिए, एक और हथियार जो राहुल गांधी, जो आप नष्ट की बात कर रहे हैं, एक और बात यहाँ राहुल गांधी लगातार जीएसटी के बारे में कहते रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स कहते रहे हैं, लेकिन आज फिर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। अभी से 2-3 घंटा पहले का ये ट्वीट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है, पढ़िए, पढ़ के सुनाता हूं, आपके सामने रखता हूं। कह रहे हैं राहुल गांधी की भारत सरकार के शीर्ष अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री की राज्य विरोधी नीतियों पर किया गया खुलासा चौंकाने वाला है। मुख्यमंत्री रहते राज्यों को टैक्स का 50% हिस्सा देने की वकालत करने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही राज्यों का हिस्सा निचोड़ने लग गए। आखिर क्यों जीएसटी भी सिर्फ राज्यों के संसाधनों को छीनने का एक माध्यम बनकर रह गया? राज्यों के पास वेलफेयर स्कीम के लिए फंड्स न बचे, इसकी साजिश सिर्फ इसलिए रची जा रही है ताकि सारी योजनाओं का केंद्र एक ही व्यक्ति बन सके, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे भी चिंताजनक बात यह है कि इस गंभीर विषय पर मीडिया के किसी समूह ने चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी। संविधान निर्माण के समय बाबा साहब आंबेडकर और संविधान सभा में एक लंबी चर्चा के बाद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर एक मजबूत संघीय ढांचा बनाया था। जनता को बांटने वाली दृष्टिहीन सोच शक्तियों के इस संवैधानिक बंटवारे को भी कमजोर करना चाहती है। हमारी नीति स्पष्ट है, राज्यों को उनका न्याय और हक देकर मजबूत बनाकर ही एक बेहतर भारत का आधार तैयार हो सकता है। यानी संघीय ढांचे पर यह कहीं ना कहीं प्रहार है, चोट है। ये बात यहां कह रहे हैं राहुल गांधी। कैसे इस ट्वीट को देखते हैं प्रेम कुमार जी? क्योंकि ये पैसे यानी फंड को रोका जा रहा है, जीएसटी के पैसे न देना, और जो शीर्ष अधिकारी टॉप ऑफिसर ने जो बात बताई है, जो खुलासा किया है, उस खुलासे के आधार पर यहाँ राहुल गांधी इस ट्वीट को लिख रहे हैं, कर रहे हैं। और सीधा सीधा कि कैसे एक जगह पूरे पैसे को आप केंद्र से पैसे राज्यों को मत बांटिए, ताकि वहाँ जो जन हितोपकारी जो वहाँ पर स्कीम्स हैं, यानी कि वेलफेयर स्कीम्स, उन स्कीम्स को वहां लागू न कर पाए राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, जैसे कर्नाटक है या दूसरे राज्य हैं, तेलंगाना है और हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, ये इन राज्यों में, या तमिलनाडु है, इन राज्यों में वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसे ही न रहें। ये बात यहाँ कहते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। यानी एक और हमला। और अगर ये बात भी धीरे धीरे लोगों तक पहुंच गई कि नहीं, कहीं ना कहीं जीएसटी के पैसे को बीजेपी रोकती है, मोदी जी रोकते हैं, और उससे हमको यहाँ घाटा होता है। कर्नाटक की महिलाएं कहेंगी कि हमसे जो बीजेपी कांग्रेस ने चुनाव के समय वादा किया था, या वहाँ की जनता ये कहे कि चावल देने के लिए आपने ये वादा किया लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं, और ये कहेंगे कि एफसीआई के गोडाउन से हमको चावल नहीं मिल पा रहा है या पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर, और ये बात अगर वहां तक पहुंच गई तो फिर क्या होगा? यानी सीधा हमला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का एक और। कैसे प्रेम कुमार जी देखा जाए इसको? अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी राजीव जी, जीएसटी को लेकर के जिस तरीके से लंबी कवायद चली थी, बातचीत हुई थी राज्यों के बीच में, केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया था कि आपकी सारी आशंकाएं जो हैं हम दूर कर देंगे। आप क्यों
टैक्स कलेक्ट करेंगे, टैक्स हम कलेक्ट करेंगे और आपको शेयर देंगे, आपको तो बिना बैठे बिठाए मिल जाएगा। तो सहूलियत स्टेट्स को नजर आया। और जीएसटी में सबसे जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए, जहां पर कंज्यूम होता है, चीजें कंज्यूम होती हैं, वहां पर के स्टेट को फायदा होता है, ये एक बेसिक बात है। तो उससे प्रोडक्शन भी हतोत्साहित हुआ, उत्पादन करने की जो ललक होती है वो भी हतोत्साहित हो रहा है, हुआ है। छोटे मझोले उद्योग भी तबाह हुए हैं, और भी कारण है, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है। तो अब जबकि वो आशंकाएं एकदम से सामने आ गई सच बन करके कि केंद्र सरकार वसूल तो लेगी, लेकिन उसका हिस्सा उसको देगी कि नहीं देगी, और अपनी मर्जी से कब देगी, ये सामने आया है। ममता बनर्जी लगातार शिकायत करती रही हैं, हेमंत सोरेन लगातार शिकायत करते रहे हैं, उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है जीएसटी का। लोक कल्याणकारी कामों के लिए आपको याद होगा कर्नाटक ने जो वादा किया था, उसके लिए एफसीआई ने कैसे रोक लगा दी नए नियम ला करके, वो भी दिख रहा है। यानी ये संघीय ढांचे पर एक चोट है जीएसटी, इसको कोई मानते नहीं थे लेकिन इसको इस रूप में मानकर चल रहे थे कि संघीय व्यवस्था हमारी मजबूत है, केंद्र सरकार राज्य के खिलाफ थोड़े जाएगी तो चलेगा। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धिता दुश्मनी में बदल जाए, राज्य और केंद्र के बीच इस तरह के हालात पैदा हो जाए कि प्रदेश सरकारें अपने प्रदेश में ईडी सीबीआई को कैसे नहीं आने दिया जाए वहां तक सोचने लगे, नियम बनाने पड़े उनको, तो ऐसे समय में ये जीएसटी जो है वो केंद्र सरकार के पास एक बड़ा हथियार बन गई है स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ, और खासकर उन गवर्नमेंट्स के खिलाफ जो गैर बीजेपी, यानी अभी सत्ता में बीजेपी है तो उसके हिसाब से नहीं है। तो ये वक्त है सोचने का कि कैसे मिल करके केंद्र सरकार से सभी स्टेट्स जो कि इंडिया गठबंधन में है वो भी, और जो इंडिया गठबंधन से बाहर हैं, जैसे बीजू जनता दल की पार्टी है और दूसरे दल हैं, उनके लिए भी ये सोचने का समय है कि कैसे जीएसटी लूटने से बचाया जाए। ये केंद्र सरकार लूट रही है ना। अगर जीएसटी के सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए अगर सरकार अपने पास कुछ महीनों तक रख लेती है तो उसका इंटरेस्ट थोड़े पे करती है, कंपनसेशन तो देती नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को तो इस तरीके से ये एक भेदभावपूर्ण और संघीय ढांचे के खिलाफ एक जीएसटी का दुरुपयोग हो रहा है, उसके पैसों को रोक कर केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। ये मूल रूप में ये बात समझ में आती है, लेकिन आम जनता को ये बात समझ में नहीं आएगी। ये बात राजनीतिक दलों को समझना होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को, मुख्यमंत्रियों को, उनको समझना होगा, उनको भी एक आंदोलनात्मक तेवर अपनाना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है बिना आंदोलन किए हुए अपना हक लेने का। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा सुनील शुक्ला जी, आपसे भी जल्दी से जरा समझना चाहता हूं कि अब एक बात साफ समझ में आ रही है कि धीरे धीरे विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी भी अपने पत्ते खोल रही है, और इस वक्त जबकि राममय बनाने की कोशिश हो रही है, वैसे वक्त में इन तमाम ऐसे मुद्दों को सामने रखने की कोशिश हो रही है राहुल गांधी के जरिए, जिससे बीजेपी शायद कहीं ना कहीं उसमें भटकाव, उसकी जो गति है उधर की अयोध्या वाली, उस गति में भटकाव दिखाई देता है क्या? बीजेपी का तो भटकाव नहीं है, बीजेपी तो अपने अयोध्या के मुद्दे पर एकदम कंसंट्रेट है, लेकिन जो चाहते थे, जिस अपेक्षित परिणाम को उसको उम्मीद थी, वो नहीं मिलता हुआ दिख रहा। अगर इस पूरे के पूरे आयोजन में जो हिंदू मतावलंबियों का एक आयोजन है, उनके लिए गर्व का विषय हो सकता है भी, मान लीजिए, उसमें जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं उसके खिलाफ हो गए, और इसकी जितनी लेपापोती करने की कोशिश की जा रही है उसमें रायता और फलता चला जा रहा है। आप पहले हुआ कि चारों शंकराचार्य के खिलाफ है, फिर द्वारका के शंकराचार्य जी का एक इंटरव्यू आया, उनसे बार बार ये कहलाने की कोशिश की जा रही है कि वो इस आयोजन में या प्रक्रियागत जो आपत्तियां हैं अन्य शंकराचार्यों की, उस पर वो सहमति दे दें। उन्होंने एक लाइन नहीं कहा और बात फैल गई। ये कहा जाने लगा बाकायदे के साथ केवल 2 लोग विरोध में हैं, बाकी 2 पक्ष में हैं। वो दोनों पक्ष में इनकी बात करने के लिए तैयार नहीं है।
वो ये कहते हैं और हर आदमी कहता है, वो क्या कोई ऐसी बात तो नहीं, जो भी हिंदू मतावलंबी है वो राम मंदिर निर्माण के ऊपर गर्व कर सकता है, करना भी चाहिए, किसी मतावलंबी को एक बड़ी उपलब्धि मान सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं इसमें। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राम का विरोधी हो, हमारी सबकी रास्ता राम में है। लेकिन इस राम मंदिर को लेकर के जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी, उस कोशिश को बहुत बड़ा धक्का लगा है शंकराचार्यों के द्वारा। देश का पूरा विपक्ष इस आयोजन से अपने आप को अलग कर लिया। इस मुद्दे पर नहीं कि राम मंदिर बन रहा है, उन्होंने राम मंदिर बनने पर कोई आपत्ति नहीं की, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर कोई आपत्ति नहीं की। जो धार्मिक मुद्दे थे और जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी, उन्होंने उस पर विरोध किया और कहा कि जब हमारा मन होगा हम जाएंगे। और एक विपक्षी दल ऐसा नहीं है जो उनके साथ खड़ा हो जाए। तो आप जो एक पूरा का पूरा जो माहौल बनाना चाहते थे राम मंदिर के नाम पर, वो नहीं बन पाया। वो बात ये सबसे बड़ा उसमें आपत्ति शंकराचार्यों की, तो वो आपका जो एजेंडा था वो फेल कर गया। वो आपका अपना प्रशंसक ठीक है, लेकिन आपके इस अभियान से नए लोग उसके साथ जुड़ जा रहे हो, ऐसा होता दिख नहीं रहा। उसके अलग राहुल गांधी ने या विपक्षी दलों ने या इंडिया दल समूह ने एक वैकल्पिक राजनीति की बात करनी शुरू की। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, हम 3 लाख 4 लाख लोगों को नौकरी हम दे चुके हैं, मंदिर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, धार्मिक स्थल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के जनजीवन में परिवर्तन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो लगे हुए हैं उस मामले में। बाकायदे आप एक कार्यक्रम करते हैं तो वहां नियुक्ति पत्र बांटने का दूसरा आयोजन कर लेते हैं पटना में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव। लोगों के सामने उन्होंने विकल्प रखा कि आप सरकार कौन सी चाहते हैं, जिसकी प्राथमिकता धार्मिक स्थलों का विकास है, या ऐसी सरकार जो आपके जीवन को में तब्दीली लाना चाहती है, आपके लिए रोजगार के अवसर ढूंढना चाहती है। न्याय विमर्श पैदा किया। राहुल गांधी ने देश के सामने जितने बड़े मुद्दे जो भी मुद्दे हैं, उन्होंने न्याय की बात कहकर सभी मुद्दों को सामने कर दिया कि जो गरीबों के साथ, विभिन्न वर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ जो न्याय की बात हो रही है, व्यापारियों के साथ आपने जीएसटी ला करके हासिल क्या कर लिया? आपने कहा था कि एक देश एक टैक्स, सबको अच्छा लगा, सुनने में बहुत अच्छा लगा ये कि कर संग्रहण एक जगह होगा और सबको अपने हिस्से का मिलेगा। वो तो नहीं मिल रहा। अगर एक मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री, लगभग सभी गैर भाजपा मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे हिस्से का जो राजस्व मुझे नहीं मिल रहा, बात बहुत बड़ी गंभीर है। ये संघीय ढांचे के ऊपर हमला है। तो ये जो वैकल्पिक राजनीति विपक्षी दल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो नैरेटिव है वो गति नहीं पकड़ पा रहा। आप लोगों से जुड़े हुए सवालों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अगर एक महिला भरी सभा में यह कहती है कि हमको अपने आवास के लिए 30,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ी, तो ये सामान्य बात थोड़े है। आप तो यही कहते रहे ना कि भ्रष्टाचार के ऊपर हमारा 0 टॉलरेंस है। तो वो महिला कहां से आ गई, कैसे कह दिया उसने? बड़े स्वाभाविक तरीके से बात कहती है, सामान्य बात तो है नहीं। अगर इजराइल में नौकरी करने वाले के लिए भर्ती होने वालों की लाइन लगी हुई है, तो क्या टिप्पणी नहीं है कि इस देश में बेरोजगारी कितना अहम सवाल है? क्या यह महत्वपूर्ण बात नहीं है कि लोग अपने जीवन के लिए अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस इलाके में भी जाने के लिए तैयार हैं जहां हिंसा का माहौल है, जहां युद्ध के हालात बने हुए हैं? तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे ये जो विमर्श है वो आगे नहीं फैल पा रहा है, वो विस्तार नहीं पा रहा है, लोगों के बीच में स्थान नहीं बना पा रहा है। लोगों के सामने सवाल है कि गरीबी एक महत्वपूर्ण सवाल है, लोगों के जीवन के सामने जो मसले हैं वो महत्वपूर्ण सवाल है, महंगाई एक महत्वपूर्ण सवाल है, रोजगार एक बड़ा सवाल है। क्यों आदमी जाएगा? अगर हमारे देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध है, हमको रोजगार के मौके मिल रहा है, तो इजराइल क्यों जाएंगे आप? सही बात। वो व्यक्ति जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि या तो हम यहाँ जिएंगे कैसे, ठीक है वहां जा रहे हैं, देखा जाए कुछ तो पैसा मिलेगा। वो अपने जीवन की कीमत पर वहां जाने के लिए तैयार हो गया। तो क्या ये टिप्पणी नहीं है? आपका पूरा का पूरा विमर्श लोगों के बीच में नहीं फैल पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि राहुल गांधी ने जो राहुल गांधी को अपनी यात्रा के दौरान जो जन समर्थन मिल रहा, यह इस बात का परिचायक है कि लोगों के एक बड़ा वर्ग है समाज का जिसके अंदर बेचैनी है। हम राम मंदिर निर्माण के द्वारा बनाए गए माहौल के असर से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो इतना बड़ा असर नहीं है कि लोगों से जीवन से जुड़े हुए सवाल वो दब कर रह जाए। बड़ी बहुसंख्यक समाज ऐसा है जो अपने जीवन से जुड़े हुए सवालों का कोई ना कोई हल चाहता है, जिसको सरकार संबोधित नहीं करना चाहती, अलग तरह का एक आर्टिफिशियल माहौल बनाने का प्रयास कर रही है।
और लोग भी ये कह रहे हैं, ये कौन, ये राहुल गांधी के साथ चलने वाले लोग कौन हैं? या ये केवल एक प्रायोगिक तरीके से लाए हुए लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो उनके सामने चले आए। आपने अभी एक महिलाओं का एक समूह दिखाया जो किसी अन्य कार्यक्रम में जा रहे थे, जब उनको राहुल गांधी के आने की जानकारी मिली तो उनके पास चले गए। सामान्य बात है क्या? वो अगर हम अपने निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव ला करके विपक्ष के एक नेता के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये सामान्य बात तो नहीं है। उसको उम्मीद, इस समूह की एक उम्मीद लगती है कि एक ऐसा नेता भी है जो हमारे जीवन से जुड़े हुए सवालों पर बात कर रहा है। और यह जो राजनीतिक विमर्श है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। गोया कि आपके द्वारा, सत्तारूढ़ दल के द्वारा राम मंदिर के नाम पर तैयार किया गया विमर्श जमीन पर स्थान नहीं पकड़ पा रहा। उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वास्तव में उसके हकदार हैं, राम मंदिर के निर्माण, इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान धार्मिक नियमों का, परंपराओं का, प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर हम और आप टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं है। लेकिन जो अधिकारी हैं और सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं, उनकी टिप्पणी है, और उस पर आपको जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका वो विमर्श कमजोर हुआ। और दूसरी तरफ जो वैकल्पिक विमर्श लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, उनको लेकर के एक राजनीतिक बहस शुरू की है विपक्षी दल ने, राहुल गांधी ने, इंडिया दल समूह ने। उसमें जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। मुख्य सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है, और सब कुछ सामने है, ऐसा नहीं है, सब कुछ सामने है। और ये जो लोगों के जीवन में तथ्य हैं, वो लोग मैंने दीवालों पे लिखे हुए नारे हैं। वो मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जान के आश्चर्य कि आदमी, एक व्यक्ति इजराइल में भी नौकरी करने के लिए तैयार है जी। ये कौन सी स्थितियां हैं? ये सामान्य टिप्पणी नहीं हो सकती, ये सामान्य घटना नहीं है कि एक आदमी केवल नौकरी मांग रहा है कि हम लोग इजराइल भी जाएंगे। और हम और हमारी सरकारें इस रिक्रूटमेंट के लिए जगह जगह शिविर आयोजित कर रही है, आवेदन पत्र आमंत्रित कर रही है। सामान्य, मैं नहीं समझता कि सामान्य बात है। यह लोगों की बेबसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अगर इस तरह की बेबसी लोगों के बीच में है, तो कैसे हो सकता है कि लोग अपने जीवन से जुड़े हुए सवालों को छोड़ दें और इंडिया दल समूह या विपक्ष द्वारा जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं वो लोगों को आकर्षित नहीं करेंगे? बेचैनी इस बात की है। और जिन इलाकों से इस राहुल की यात्रा शुरू जा रही है, ये वही इलाके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन के मुख्य आधार है। यहां होने वाले नुकसान की भरपाई कहीं नहीं होने वाली। अगर मामूली सा अंतर असम में है और वो फ्लोटिंग वोट का स्विंग बदल गया, कहां जाएंगे आप? ये 10 सीटें जो मान ली घटती हैं, 5 सीटें घटती हैं, 4 सीटें घटती हैं, तो इसकी भरपाई कहां करेंगे आप? उत्तर पूर्व का जो जन समर्थन आपके पास रहा है, 5 सीटें आप जीत करके आए थे 11 सीटों में से, अगर उसमें घटता है तो आप कहां जाएंगे? और संकेत मिलने लगे हैं। मिजोरम का चुनाव परिणाम और वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के साथ स्टेज शेयर न करना उस पूरे के पूरे इलाके के राजनीतिक विमर्श को बताता है। बेचैनी इन चीजों को लेकर के। जी बिल्कुल। राजनीतिक विमर्श आने वाले समय में इस पे चर्चा खूब होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धड़ाधड़ बहुत सारी योजनाओं का कहीं शिलान्यास तो कहीं उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और कहीं खुश होते हुए तो कहीं गमगीन नजर आएंगे, हो सकता है और भी कई बार रोते हुए भी नजर आएं। चुनाव सामने है, सिर पे है और इसीलिए, और दूसरी तरफ उधर राहुल गांधी लगातार यात्रा में अपनी बात रख रहे हैं और इस यात्रा के जरिए एक न्याय शब्द को लेकर जो सामने आए हैं। जरा आना चाहता हूं जल्दी से, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ें जल्दी। अनिल सिन्हा साहब, न्याय ये बहुत परेशान करता हुआ शब्द दिखाई देता है क्या बीजेपी के लिए? देखिए, ये सिर्फ उनके लिए परेशानी का सबब नहीं है, ये जो उनका मीडिया वॉरियर्स है उसके लिए भी है। अभी आप लोगों ने पता नहीं उसको देखा या नहीं ध्यान से। मैं आज सर्च कर रहा था, जो सारे नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, रीजनल न्यूज़पेपर्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, सारे अखबारों को मैंने सर्च किया। राहुल गांधी की असम यात्रा और ये जो नॉर्थ ईस्ट में यात्रा चल रही है उसकी खबर हम किसी भी फ्रंट पेज पर नहीं दिखा। जो ऑनलाइन मैंने उनका ई पेपर देखा, फ्रंट पेज पर कहीं नहीं दिखा। वो सिर्फ हिंदी में नहीं, अंग्रेजी, हिंदी और मैं मराठी भी जानता हूँ, वो भी मैंने सारे अखबार देखे, किसी ने उनका फ्रंट पेज पर खबर नहीं। और खबर जो है फ्रंट पेज पर खबर, रामलला जो है उसमें हेडलाइंस से ज्यादा अखबारों में रामलला गर्भगृह में आएंगे। एक तो रामलला वो अलग आध्यात्मिक मुद्दा है कि रामलला को कोई लाएगा तब आएंगे, कि वो पहले से मौजूद है, इस जगत के बाहर है या इस जगत में है।
ये सब तो अलग आध्यात्मिक मुद्दे हैं, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप ये बताइए कि इसमें कौन सी खबर है, क्योंकि रामलला तो है ही, सबके हृदय में मौजूद है, उनको क्या आप लाएंगे। वो खबर थी, उसका एडवर्टीजमेंट है सब पूरे अखबार में, पूरे हिंदुस्तान का अखबार में, जो कहा गया है कि 22 तारीख को राममय बन जाइए, और आधी छुट्टी दी गई है, मतलब आधे दिन की छुट्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऐसे समय में ये न्याय की बात करना, ये सबके लिए तकलीफ दे है, उन लोगों के लिए तो ये मीडिया वॉरियर्स हैं, उनके लिए भी, बीजेपी के लिए भी, और ये जो नए बुद्धिजीवी हैं जो इसी में राम भक्ति में लग गए हैं, और पूरा देश को एक मतलब राम भक्ति भी हो तब ना, ये दिखाना है कि राम भक्ति में है और हम एक समुदाय के खिलाफ हैं, हम एक पार्टी के खिलाफ हैं, ये कौन सा राम भक्ति है मालूम नहीं। तो न्याय की जो मतलब न्याय का एक आश्वासन भी है और मांग भी है, दोनों को लेकर के उन्होंने इस राजनीति में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया है, मैं ये मानता हूं, और इसको मीडिया और इसको संज्ञान लेना चाहिए इसके लिए आपको मतलब हम लोगों को और ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, न्याय की बात, और क्या इस न्याय के इर्द गिर्द ही आने वाले समय में राजनीति रहने वाली है? जरा क्लोजिंग कमेंट जल्दी से प्रशांत टंडन जी। जी राजीव जी, देखिए इतना पूरा नेशनल मीडिया जिसकी चर्चा अभी अनिल जी कर रहे हैं, अखबार, टेलीविजन, सरकारी पूरा उपक्रम, छुट्टियां, सब कुछ लगा हुआ है, और उसके बावजूद अगर राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं और सड़कों के दोनों तरफ भीड़ है और रिस्पांस मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि ये जो मुद्दा है अयोध्या का, इसकी जो रीच है, इसका जो भूगोल है, वो हिंदी बेल्ट के बाहर नहीं है, और हिंदी बेल्ट में भी कितना है ये हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। और जिस हिंदी बेल्ट की बात हम कर रहे हैं राजीव जी, वो हिंदी बेल्ट में बीजेपी अपना बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस 2019 में दे चुकी है, वहां से ऊपर संभव नहीं है। तो इसलिए विपक्ष की इस वक्त बड़ी जीत जो हुई है, जिसका श्रेय मैं राहुल गांधी को देना चाहता हूं, कि राम मंदिर के मामले पर विपक्ष ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, और ये राजनीतिक विफलता बीजेपी की बड़ी विफलता है, क्योंकि अगर बीजेपी अपने मुद्दे पर विपक्ष को नहीं ला पाई है, तो फिर इसका जो पॉलिटिकल गेन है, इसको जो कन्वर्जन है इसका वोट पॉलिटिक्स में, वो उतना नहीं होगा जितना कि बीजेपी सोच रही है। अभी तक बीजेपी की कामयाबी यही रही है राजीव जी, कि बीजेपी विपक्ष को अपनी फील्ड पे लाती रही है, अपनी पिच पर। जो काम कमलनाथ कर रहे थे कि वो अपने आप को बीजेपी से बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे थे, और आप देखिए कि वो कामयाब नहीं हुए जी। तो ये काम विपक्ष ने अब करना बंद कर दिया। बिल्कुल। तो अगर आप बीजेपी कामयाबी रही है पिछले दिनों में, कि बीजेपी अपने फील्ड पे, अपने पिच पे विपक्ष को ले आती थी। इस बार राहुल गांधी ने ये पॉलिटिक्स को रोक दिया है। अब एक अलग राजनीति चल रही है, जिसमें कि रोजगार की बात है, जिसपे आंदोलन के स्तर पे आके बिहार की सरकार काम कर रही है, रोज नौकरियां दे रही है, जिसपे अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, जिसपे ममता बनर्जी काम कर, इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां काम कर रही हैं। तो एक वैकल्पिक राजनीतिक सोच और विमर्श इस यात्रा से चालू हो गया है, और बीजेपी की पिच पे अब कोई विपक्ष खेल नहीं रहा। ये बीजेपी की बड़ी विफलता है, और ये बीजेपी को वो राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाएगा जिसकी अपेक्षा वो कर रहे थे राजीव।
जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रही है उस नैरेटिव पर या उसके इर्द गिर्द कहीं भी दूर दूर तक विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष अपनी नैरेटिव खुद तय कर रहा है और उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात कि कहा जा रहा था अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर इनके बीच यानी इंडिया गठबंधन के बीच मतभेद है, लेकिन वो मतभेद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अपनी बातें कर ली उधर सीटों के बंटवारे को लेकर। दूसरी तरफ आप बिहार में देख लीजिए कि नीतीश कुमार के साथ आज ही बैठक हुई है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की, वो भी कहा जा रहा है सीटों को लेकर। इधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चंडीगढ़ में जो कुछ दिखाया है, कल जैसे वहां के चुनाव को, मेयर के चुनाव को पोस्टपोन किया गया है, उससे आप साफ समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक छोटे से चुनाव से भी परेशानी बढ़ सकती है बीजेपी की। और अगर ये बड़ा चुनाव जिस 2024 के चुनाव की तैयारियां गठबंधन कर रहा है वो और उसमें इतनी मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़े तो नैरेटिव आप कहां तक सेट करेंगे, या आप घूम फिर कर उसी भंवर में आकर और उस भंवर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे जो क्रिएटेड बाय इंडिया गठबंधन होगा। चलिए आने वाले समय में देखेंगे बहुत सारी बातें। और आज इस चर्चा को यहीं विराम देने के लिए आपसे अनुमति चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अनिल सिन्हा साहब, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, प्रेम कुमार जी, अमलिंदु उपाध्याय जी और